हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम नंबर्स की लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम इसका फाइनाइट स्टेट मशीन बनाएंगे। तो हम अपनी चार तरह की फाइनाइट स्टेट मशीन्स बनाएंगे। पहली हमारी फाइनाइट स्टेट मशीन होगी इंटीजर्स के लिए। तो हम जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं बेसिकली। हमारे हम इनको लेके चलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स हम क्यों नहीं ले रहे उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे पॉइंट बी के अंदर। लेकिन ये सभी नंबर्स हमारे पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर के लिए हमारे पास 0 to 9 की कोई भी सीक्वेंस आ जाएगी और इससे फ़र्क नहीं पड़ता आगे कि कितना बड़ा लेंथ का इंटीजर हम ले रहे हैं, वो हम बाद में देखेंगे जब हमारा फेज 2 ऑफ लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम बेसिकली सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करेंगे, जहाँ पे हमें देखना है कि इंटीजर्स हमारे किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे। तो हम जानते हैं कि इंटीजर को हम पॉजिटिव इंटीजर्स को हम 0 to 9 की पॉजिटिव क्लास के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर क्या हो सकता है कि हमारा पॉइंट 32 हो, ये मेरा एक वैलिड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अब हो सकता है कि मेरा 0.32 हो, ये मेरा वैलिड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। हो सकता है मेरा क्या हो कि 23.6 E+6 ये मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। या हो सकता है मेरा 23E-7 ये मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है। तो इसके फ्लोटिंग पॉइंट के हमारे पास बहुत सारी वेरिएशंस हैं। तो हम बाद में देखेंगे कि डायरेक्ट लेक्चर जब हम इसका डीएफए बनाएंगे तब हम डायरेक्ट देखेंगे कि इसका डीएफए कैसा दिखेगा। इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ी गंदी सी बनेगी, इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। अब हेक्साडेसिमल की हमारे नोटेशन क्या होंगे? नोटेशन होगी कि जीरो, स्टार्टिंग में मेरा जीरो होना चाहिए। और अगर मेरा स्टार्टिंग में जीरो है और उसके बाद मेरा या तो स्मॉल एक्स है या जीरो के बाद मेरा कैपिटल एक्स है, तो ये होंगे मेरे हेक्साडेसिमल नंबर्स। और यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा 0 to 9 या A to E F का प्लस। सिमिलरली यहाँ पे हमारी क्या रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी? यहाँ पे हमारी बनेगी या तो 0 से लेके 9 तक आए या A to F तक आए और प्लस, मतलब एटलीस्ट एक कैरेक्टर आना चाहिए इनमें से। ठीक है, सिंपल। और ऑक्टल की क्या डेफिनेशन होगी? ऑक्टल की डेफिनेशन ये होगी कि स्टार्टिंग में मेरा जीरो हो और बाद में मेरा 0 से लेके 7 तक कोई भी डिजिट रिपीटेशन में हो। तो हम देखते हैं कि ये C++ से कंसिस्टेंट है और बहुत सारी लैंग्वेजेज भी इन्हीं नोटेशंस का यूज करती है। तो यदि मैं लिखूँ कि INT x = 0 1 2, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये मेरा ऑक्टल का 1 2 है। और अगर मैं ये देखूँ कि 1 8 और ये मैं 1 2 करके देख, मतलब बेसिकली इस ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो 12 ऑफ ऑक्टल इज इक्वल टू 10 ऑफ डेसिमल। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स के अंदर मेरा स्टोर होगा 10 एज एन इंटीजर, ना कि 12। तो अगर मैं ये करूँ वेरीफाई करने के लिए किसी भी कंपाइलर के अंदर कि INT x = 0 1 2 और मैं कर दूँ कि सी आउट या प्रिंट एक्स, तो मेरा आउटपुट में आएगा 10। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जीरो लिखा और ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो भी नंबर होगा वो ऑक्टल के फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए। और अगर हमें हेक्साडेसिमल लिखना हो तो लेट्स से हम लिख देते हैं INT x = 0x AC, और मैं प्रिंट एक्स करूँगा तो हेक्साडेसिमल के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटीजर होगा वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि नेगेटिव नंबर्स को हम हैंडल क्यों नहीं कर रहे हैं लेक्चर के अंदर। तो मान लिया कि हमारे पास एक कोड है कि INT x = 3 - 2 और स्पेस यहाँ पे है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, लेकिन आगे कोई स्पेस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आई यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, फिर एक स्पेस है, फिर एक इक्वल टू का साइन है, फिर एक स्पेस है, और फिर मेरा 3 है, फिर माइनस है, फिर मेरा 2 है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये मेरा हो जाएगा एक कीवर्ड। मैंने यहाँ पे एक्स मिस कर दिया, तो एक्स ये मैं वापस लिख देता हूँ। तो INT x = 3 - 2 मान लिया मेरे पास ये है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कीवर्ड, ये होगा मेरा आइडेंटिफायर, ये होगा मेरा इक्वल टू का साइन, ये होगा मेरा नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं अब इंटीजर में माइनस का साइन भी इंक्लूड कर देता कि माइनस, या माइनस की जगह कुछ ना हो, तो क्या होता? ये इसको पूरे के पूरे को नंबर की तरह ट्रीट करता, -2 को, बजाय कि इंडिविजुअली इसको माइनस को अलग करना और 2 को अलग करना। अब ये काम कैसे करते हैं वो हम जब फेज़ 2 की बात करेंगे तब देखेंगे। लेकिन मेन चीज़ याद रखने की ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये कोड भी चाहते हैं कि हमारा सपोर्टेड हो A - B। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? ए को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, आइडेंटिफायर की तरह ट्रीट करेंगे, इसको माइनस साइन की तरह ट्रीट करेंगे और इसको एक
आइडेंटिफायर की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर हम इसके अंदर आते हैं 3 - 2 के एग्जांपल के अंदर, जहाँ पे बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो हमारा जो लॉन्गेस्ट मैच का जो कंडीशन है, जो रूल है, जो हम फेज 2 के अंदर बात करेंगे, वो ये बोलते हैं कि -2 ही मेरा पूरे एक नंबर की तरह ट्रीट हो अगर मैं इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी लेक्चर के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या दिक्कत आती? इसमें दिक्कत ये आती कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता? हमारा स्ट्रक्चर होता कीवर्ड, या कीवर्ड की बजाय मैं लिख दूँ डाटा टाइप, यहाँ पे मैं लिख दूँ आइडेंटिफायर, यहाँ पे मैं लिख दूँ इक्वल, यहाँ पे मैं लिख दूँ नंबर, यहाँ पे मैं लिख दूँ नंबर। और जब हम पार्सिंग की बात करेंगे तब हम देखेंगे एक वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? अगर ये एक वैलिड स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब ये होता है कि INT x इक्वल टू लेट्स से 6 और बीच में स्पेस है और फिर 7, ये भी एक वैलिड कोड होता, जबकि हम जानते हैं कि एक वैलिड कोड नहीं है। तो ये वाली दिक्कत ना आए कि हमारा -2 एक साथ ट्रीट हो जाए जब इनके बीच में कोई स्पेस ना हो। हम इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आगे ट्रीट कर ही नहीं रहे हैं, हम इसको पार्सिंग के टाइम हैंडल करेंगे। अगर ये चीज़ समझ में ना आई हो बी पार्ट वाली, तो ये बाद में देख सकते हैं जब हम फेज 2 कवर कर लेंगे, तब हम इसको थोड़ा सा वापस से रिविजिट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बनाते हैं स्टेट मशीन्स। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इंटीजर की स्टेट मशीन, जो कि बहुत आसान होती है। इंटीजर की स्टेट मशीन में क्या होता है कि मेरी एक स्टार्टिंग स्टेट हो गई, और ये एरो मेरा रिप्रेजेंट करता है, ये मेरी स्टार्टिंग स्टेट है। अब 0 से लेकर 9 तक कोई भी करेक्टर आए, तो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 कोई भी करेक्टर आए, मैं अपनी फाइनल स्टेट के अंदर चला जाऊँगा। और कितनी भी बार मेरा 0 1 2 अप टू 9 आए, मेरा ये इंटीजर की तरह ट्रीट होगा ही होगा। सिंपल, आगे चलते हैं। अब ऑक्टल के लिए क्या होगा? तो मैं स्टार्टिंग स्टेट में आऊँगा। ऑक्टल की बेसिक्स, ऑक्टल का क्या बोलते हैं रूल? सिमेंटिक रूल या सिंटैक्टिक रूल, कि ऑक्टल कैसा दिखेगा? हमारा स्टार्टिंग में होना चाहिए 0, और 0 के बाद क्या है? अच्छा, एक और चीज़, अब एम्बिग्यूटी आ सकती है कि अगर मैं अपनी लैंग्वेज के अंदर 0 लिखता हूँ, कि मान लिया INT x इज इक्वल टू 0, तो जो मेरा इंटीजर का रिकॉग्नाइजर है वो 0 को एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा 0 आए, मैं नहीं चाहता कि वो ऑक्टल में भी एक्सेप्ट हो, नहीं तो हमारे पास एम्बिग्यूटी आएगी। तो इसकी वजह से मैं इस सेकंड को फाइनल स्टेट नहीं बना रहा। ठीक है? अब उसके बाद मेरा 0 से लेकर 7 तक कुछ भी आए, मैं अपना फाइनल स्टेट में चला जाऊँगा, और ये कितनी भी बार मेरा रिपीट हो जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? सिमिलरली, तो ये था मेरा ऑक्टल का। अब मैं आऊँगा हेक्साडेसिमल के अंदर। हेक्साडेसिमल के अंदर बिगिनिंग में या तो 0 स्मॉल x हो या 0 कैपिटल X हो। तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, स्टेट नंबर 1 के अंदर आया, मेरा 0 आया। अभी तक मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 0 आने पे मेरा इंटीजर एक्सेप्ट होना चाहिए, मैं हेक्साडेसिमल में एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। वैसे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो ठीक है। अब 2 के बाद या तो स्मॉल x आए या कैपिटल X आए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो या तो मेरा स्मॉल x आए या मेरा कैपिटल X आए, मैं स्टेट नंबर 3 में चला जाऊँगा। अब अगर मैं ये लिखता हूँ कि INT y इक्वल टू 0x सेमीकोलन, ये मेरा इनवैलिड कोड होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा कोई भी नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसलिए मैं 3 को फाइनल स्टेट नहीं बना रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, हेक्साडेसिमल के अंदर हमारी कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं? 0 से लेकर 9 तक, और A से लेके F तक, इनमें से कुछ भी आए, मैं अपनी फाइनल स्टेट के अंदर चला जाऊँगा। और अब मेरा कुछ भी रिपीट हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था मेरा हेक्साडेसिमल का DFA। और DFA हमने इस चीज़ को नज़र में रखते हुए बनाया है, ताकि ये आपस में एम्बिग्यूटी ना दें। अब एम्बिग्यूटी की दिक्कत यहाँ पे आ सकती है कि हाँ, अगर मैं लिख देता हूँ कि INT x इज इक्वल टू 067, अब 067 इसके अंदर भी एक्सेप्ट हो रहा है, 067 इसके अंदर भी एक्सेप्ट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व करेंगे? क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 1 के बाद 0 आया, मैं स्टेट नंबर 2 में चला गया, फिर 6 हो गया, 7 हो गया, मतलब 067 मेरा इंटीजर वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये मेरा ऑक्टल वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली स्टार्टिंग में ये जीरो जीरो वाला पोर्शन काट देंगे अपने इंटीजर के DFA के अंदर। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ हमारा, मतलब क्या कोई केस हमारा ऐसा बचा है कि जो कि गलत हो? तो अगर मान लिया मैं लिखता हूँ INT x इज इक्वल टू 063, ये मैं चाहता हूँ ऑक्टल की तरह ट्रीट हो, इंटीजर की तरह ट्रीट ना हो। अब मेरा अगर स्टार्टिंग में 0 आया, मेरा इंटीजर बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कि INT x इज इक्वल टू 097, क्या ये मेरा एक्सेप्ट होना चाहिए? और इसका आंसर है नो, ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे रूल के अकॉर्डिंग अगर स्टार्टिंग में 0 है, हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने डिफाइन किया था ऑक्टल के लिए कि अगर स्टार्टिंग में 0 है, तो आगे सिर्फ 0 से लेकर 7 तक ही डिजिट आनी चाहिए। तो उस केस में ये मेरा एरर देगा कि ये मेरा कोई भी ना तो इंटीजर है, ना डेसिमल है, ना कुछ है।
तो ये चीज़ ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है कि हमने यहाँ पे जीरो को इंक्लूड क्यों नहीं किया, ताकि ये तीनों के तीनों डीएफए आपस में कंसिस्टेंट रहें, कोई भी हमारे पास एम्बिग्यूटी ना आए कि अब कोई भी मैं स्ट्रिंग दे दूँ वो या इनमें से एट मैक्स एक ही डीएफए के थ्रू एक्सेप्ट होगा, कोई दो ऐसे डीएफए नहीं होंगे या तीनों, मतलब ऐसे कोई भी स्ट्रिंग नहीं होगा जो दो या दो से ज़्यादा डीएफएज में एक्सेप्ट हो सके। ठीक है, अब हम आखिरी में चलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के डीएफए के ऊपर। अब फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर कई सारे केस आते हैं। पहला केस क्या आता है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट बनाते हैं। सबसे आसान केस देखते हैं। सबसे आसान केस होगा यहाँ पे मेरे कितनी भी डिजिट्स हों, बाद में फुल स्टॉप मतलब डॉट आए और यहाँ पे मेरी कितनी भी डिजिट्स हों, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास सिर्फ डिजिट्स हों वो मेरा फ्लोटिंग पॉइंट की तरह एक्सेप्ट ना हो, क्योंकि वो मेरा इंटीजर या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में एक्सेप्ट हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में तो नहीं, बट हाँ पहले एक्सेप्ट हो जाएगा, मैं उसको फ्लोट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहता। तो ठीक है, अगर ये मेरी स्टार्टिंग स्टेट है तो सबसे पहले मान लिया मेरे पास आया जीरो से लेकर 9 तक कुछ भी आया, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, और ये मेरा जीरो से लेकर 9 तक कुछ भी चल रहा है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर मेरा डॉट आया, मैं जाऊँगा स्टेट नंबर 3 के अंदर। ठीक है, और मैं क्या करूँ, तो हमने क्या देखा था ऊपर, और किस टाइप के हमारे डॉट बिगिनिंग में हो सकते हैं। तो हमारे पास हो सकता है कि कोई भी डिजिट ना आए, डायरेक्ट डॉट आ जाए, या कितनी भी डिजिट्स आए उसके बाद डॉट आए। हम 10 की पावर जो ई है इसको बाद में देखते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, हो सकता है हमारे पास स्टार्टिंग में डॉट आ जाए, तो ठीक है, हमारे पास ये डॉट आ गया, और इसके बाद हम जीरो से लेकर 9 तक कितनी भी रिपीटेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी हो रखी है, तो इसको रिजोल्व करने के लिए अ, मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्टेट नंबर 3 रिप्रेजेंट कर रही है कि डॉट से पहले या तो मेरा 0 to 9 कितनी भी बार रिपीट हो, या रिपीट ही ना हो। तो 0 to 9 स्टार डॉट ये मेरा अब तक बन चुका है, और मेरा डॉट 3 के ऊपर आके ख़त्म हो रहा है। अब डॉट के बाद मेरी एटलीस्ट एक डिजिट तो होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट एक डिजिट होनी चाहिए, तो 0 से लेकर 9 तक मैं यहाँ पे रख देता हूँ। स्टेट नंबर 4 में चला गया, जो कि मेरी फाइनल स्टेट होगी एक तरह से, और मेरी अगर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आए मैं इसी स्टेट के अंदर रहूँगा। तो ये क्या होगा, ये मेरा एक्सेप्ट कर रहा है 0 से लेकर 9 प्लस को। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्या होता है कि मेरे पास ई आ सकता है, तो ठीक है, मेरे पास ई आया, मैं स्टेट नंबर 5 में चला गया, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि ई तक मेरा एक्सेप्ट ना हो, ई के बाद मेरा कुछ ना कुछ वैल्यू हो। ठीक है, चलेगा। लेकिन अभी हमारी बात खत्म हुई नहीं है। ई तक आने के लिए हमारे पास दूसरा रास्ता भी है। कौन सा रास्ता है, हम ये भी कर सकते हैं कि 0 to 9 प्लस में ई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं लिख दूँ कि 67 ई, उसके बाद मैं लिख दूँ मान लिया +3, ये मेरा एक्सेप्ट होना चाहिए। इसका मतलब है ई से पहले अगर मेरा 6 7 या कोई भी नंबर हो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक और एज बनाऊँगा जो कि मेरा ई लेके आएगी। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास अब तक क्या हुआ, हमारे पास हो गया कि ई तक आने वाले जितने भी केस हैं वो हमने हैंडल कर लिए। अब ई के बाद क्या आता है, ई के बाद या तो मेरा 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आए, मतलब E10 आ गया, इसका मतलब क्या होगा 10 की पावर 10, या E9 आ गया, इसका मतलब होगा 10 की पावर 9, या मैं ई प्लस में 8 लिख सकता हूँ, इसका मतलब होगा 10 की पावर +8 या 10 की पावर 8। तो ये मेरा प्लस ऑप्शनल हो गया। या मेरा हो E-8, इसका मतलब क्या होगा 10 की पावर -8। तो ई के बाद या तो मेरा डायरेक्ट डिजिट आए, या प्लस के बाद डिजिट आए, या माइनस के बाद डिजिट आए। मेरे को ये तीनों केस हैंडल करने हैं। तो सबसे पहले सबसे आसान केस हैंडल करते हैं जहाँ पे मेरे पास ई के बाद डायरेक्ट डिजिट आए। तो अगर मेरे पास कोई भी डिजिट आई, मैं स्टेट नंबर 6 में चला गया जो कि मेरी फाइनल स्टेट है, और कितनी भी डिजिट आती रहे मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ई के बाद मेरा प्लस आ सकता है या माइनस आ सकता है, और मैं चला जाऊँगा स्टेट नंबर 7 के अंदर। मेरे को यहाँ पे ख़त्म नहीं करना है। ख़त्म नहीं करने का मतलब कि अगर मेरे पास ये दे रखा हो 10 E+, ये मेरा वैलिड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है, क्योंकि मैं आगे एक्सपेक्ट करता हूँ कि 10 की कोई वैलिड पावर आए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 0 to 9 यहाँ पे ये रख दूँगा, ताकि हमारे पास ये जो फाइनल DFA आए, ये DFA हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को एक्सेप्ट करे। अब वीडियो को पॉज करके देख लो, या मतलब पीछे आगे पीछे जाके देखो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए हो। अगर फिर भी डाउट लगे कि हाँ किस स्टेट से मैंने क्यों कोई ट्रांजिशन ली है, तो मेरे को कमेंट में बताओ। तो इस वीडियो के अंदर मैंने क्या देखा, इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट हेक्साडेसिमल ऑक्टल्स का क्या सिंटैक्स होगा, हम किन नंबर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, किन नंबर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे,
उसके बाद हमने देखा कि हम इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे हैं लेक्चर के अंदर, हम इसको पार्सर के अंदर क्यों भेज रहे हैं, उसका छोटा सा हमने एक्सप्लेनेशन दिया। और अगर ये समझ में ना आया हो तो समझ दिक्कत की कोई बात नहीं, आगे पार्सर में समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने स्टेट मशीन्स बनाई हैं इंटीजर, ऑक्टल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की, जहाँ पे हमने तीनों स्टेट मशीन्स को इंडिपेंडेंट रखा है। इंडिपेंडेंट का मतलब अगर कोई भी ऐसी स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती जो कि दो या दो से ज़्यादा इन डी या फाइनाइट स्टेट मशीन्स के अंदर एक्सेप्ट हो जाए। और एंड में हमने बड़ा डी किया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। और हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रिंग इनमें से एक्सेप्ट हो रही है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में एक्सेप्ट होने के लिए या तो हमारा डॉट आना चाहिए या हमारा ई आना चाहिए या दोनों आने चाहिए, उसके बिना मेरा फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और डॉट और ई ऊपर में मेरा कहीं पे भी नहीं है। वैसे ई यहाँ पे है लेकिन ई से पहले एक्स है और यहाँ पे एक्स का कोई रोल नहीं है फ्लोटिंग पॉइंट में। तो हमारे ये जो डी हैं चारों के चार ये इंडिपेंडेंट है एक तरह से, मतलब कि एट कोई भी स्ट्रिंग गिवन है वो एट मैक्स इनमें से किसी एक डी के अंदर ही एक्सेप्ट होगी। तो ठीक है, अगली वीडियो के अंदर हम ऑपरेटर्स वगैरह देखेंगे कि स्पेशल सिंबल्स हम कैसे हैंडल करते हैं। तो कि हमारे पास ये केस होता है ना कि इक्वल टू हो गया या इक्वल टू हो गया। अब हमारे पास मान लिया कि स्ट्रिंग के अंदर दे रखा हो कि INT या बूलियन y इक्वल टू 3 डबल इक्वल टू 2 और ये सेमीकोलन, ये हो गया। अब इसके अंदर ये सिंगल इक्वल टू की तरह ट्रीट होगा। अब ये सिंगल इक्वल टू की तरह ट्रीट हो रहा है या डबल इक्वल टू की तरह ट्रीट करना है, तो वो दिक्कत आएंगी और हम अगली वीडियो में देखेंगे। हमने यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ की। और गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये हो गई कि अब हमारा जीरो कहीं पे एक्सेप्ट होगा ही नहीं। क्यों एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरा इस DFA के अंदर जीरो आया तो मेरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी, यहाँ पे फेल हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं जीरो एक्सेप्ट जीरो इनपुट में देता हूँ तो ये स्टेट 2 में जाएगा लेकिन एक्सेप्ट नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे जीरो मेरा एक्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे जीरो मेरा एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज सिंपल सा है, मैं जीरो को एक ऑक्टल की तरह ट्रीट करूँ। और क्योंकि ऑक्टल में जीरो और इंटीजर में जीरो इक्वल होते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली मेरा जो DFA है वो कंप्रेस हो जाएगा, मेरा 2 फाइनल स्टेट हो जाएगी और मेरा 0 to 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मेरा क्या होगा कि जो बचा हुआ केस था कि जीरो हमने गलती से निकाल दिया था, वो हमारा अब हैंडल हो रहा है। अब एक लास्ट डाउट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हम क्या करें कि 1 के ऊपर मैं 0 से लेकर 9 तक लगा दूँ और फिर डायरेक्ट यहाँ पे मैं डॉट भेज दूँ, जो कि मेरा जा ही रहा है। तो बेसिकली क्या हो सकता है कि मैं स्टेट 2 को रिमूव करके मैं 1 के ऊपर 0 to 9 का लूप लगा दूँ और फिर डायरेक्ट 5 के ऊपर चला जाऊँ। ऐसा कर सकते थे लेकिन बाद में हम इन सभी DFH को एक ही DFA में मर्ज करेंगे। तो वहाँ पे 1 के ऊपर 0 to 9 रखना थोड़ा सा DFA की तरफ नहीं जाएगा, वो NFA की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि 1 के अंदर कोई भी इनकमिंग ट्रांजेक्शन नहीं रख रहे हैं, 1 का मतलब स्टार्टिंग स्टेट। अब ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आए तो चिंता की कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएंगी।